हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसमें उन सभी हेडलाइंस को कवर करेंगे जो हमारे लिए हर पेज से यानी नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और बिजनेस पेज से इम्पॉर्टेंट होंगी। इसके साथ ही हम एडिटोरियल पेज को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे लिए हर बार की तरह 3 आर्टिकल होते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिएं बल्कि जबरदस्त तरीके से जिएं। वाकई में ज़िंदगी एक बार मिलती है, लाइफ एक होती है और आप उसको जितना इंजॉय करेंगे, जितना उसको अपने ढंग से जीने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए सबसे पहले आज न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़ से। नेशनल न्यूज़ में हमारे लिए तीन न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, हर हाल में हासिल करेंगे तेज विकास दर। ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जिस तरीके से भारत के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ा है, व्यापार को लेकर, कोरोना से जो सुरक्षा है उसको लेकर, इस न्यूज़ को पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरी न्यूज़ है, देश में 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर होगा कोरोना मरीज हो गए हैं। और तीसरी न्यूज़ है, मुंबई के पास आज तबाही मचा सकता है निसर्ग। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देखते हैं। पहली न्यूज़ है, हर हाल में हासिल करेंगे तेज विकास दर। जब इकोनॉमी को लेकर कई तरह की चिंताएं उभर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुखिया होने के नाते न सिर्फ फिर से इकोनॉमी को तेज विकास की राह पर लाने का भरोसा जताया है, बल्कि भारतीय उद्योग जगत को हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। मोदी ने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस की वजह से देश की रफ्तार पर असर पड़ा है, लेकिन भारत निश्चित तौर पर पुनः तेज विकास दर की राह पर लौटेगा। उन्होंने कहा कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अब अनलॉक के फेज 1 में प्रवेश कर चुका है। इसके फेज 2 में इकोनॉमी के जो बाकी क्षेत्र हैं उन्हें भी खोल दिया जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के 125वें सालाना समारोह में उद्यमियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पर सरकार के फैसले की आलोचना करने वालों को भी यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पैर पसार रहा था, तब भारत ने सही समय पर, सही तरीके से और सही कदम उठाया। लॉकडाउन से भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए तमाम स्रोतों तो तैयार किए ही, लोगों का जीवन भी बचाया है। अब आगे इकोनॉमी को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार वे फैसले भी कर रही है जो तत्काल करना जरूरी है। साथ ही ऐसे फैसले भी किए गए हैं जो लंबी अवधि में देश की मदद करेंगे। हाल के दिनों में आर्थिक सुधार के कई कदमों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के लिए सुधार का मतलब है कि जरूरी फैसले करना और उसे एक निष्कर्ष तक पहुंचाना। सरकार की तरफ से हाल ही में इकोनॉमी के तमाम सेक्टरों के पास MSME सेक्टर को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र करते हुए कहा है कि देश की GDP में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 30% की है। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज। यहाँ पर होगा कोरोना के मरीज। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। मंगलवार को 8,000 से नए मामले सामने आए और 250 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु में एक एक दिन में रिकॉर्ड बने हैं। महाराष्ट्र में दूसरी बार 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। मंगलवार रात 10 बजे जारी PTI की टैली के मुताबिक देश में 8,147 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 2,321 पर पहुंच गई है। अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या भी 99,613 हुई है। सक्रिय मामले 94,969 रह गए हैं। इस महामारी से अब तक 5,739 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को 226 लोगों की जान गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 103, दिल्ली में 33, गुजरात में 29, तमिलनाडु में 13, बंगाल में 10, राजस्थान में 4, जम्मू कश्मीर में 3, हरियाणा में 2 और उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और केरल में एक एक मौत शामिल है। महाराष्ट्र में महामारी मचा रही है तबाही। कोरोना महामारी से महाराष्ट्र में तबाही जारी है। मंगलवार को और 103 लोगों की मौत हो गई
और 2,287 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 72,300 पर पहुंच गया है और अब तक 2,465 लोगों की जान जा चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है, मुंबई के पास आज तबाही मचा सकता है निसर्ग। मंगलवार को अरब सागर में हवा के दबाव में परिवर्तन होने से बचे चक्रवात निसर्ग ने खतरनाक रूप ले लिया है। बुधवार को यह मुंबई से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलीबाग में जमीन से टकराएगा। इस समुद्री तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका है। महाराष्ट्र, गुजरात, केंद्र शासित दमन व द्वीप और दादर नागर हवेली में लोगों की सुरक्षा के लिए तगड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निसर्ग को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई में इस तरह का तूफान आने का यह पहला मौका होगा। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि हिंसा रोकने के लिए ट्रंप ने दी सेना उतारने की चेतावनी, और दूसरी न्यूज़ है स्पेन में थमा मौतों का सिलसिला, संक्रमण में कमी। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति की मौत को लेकर अमेरिका में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसक प्रदर्शनों की आग अमेरिका के 140 शहरों तक पहुंच गई है। 6 प्रांतों और 13 प्रमुख शहरों में आपातकाल की घोषणा की गई है। पूरे देश में 65,000 से अधिक नेशनल गार्ड की तैनाती की गई है। वाशिंगटन डीसी के पास मौजूदा एक 200 साल पुराने चर्च सहित प्रदर्शनकारियों ने लिंकन मेमोरियल और कई स्मारकों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे खींचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना उतारने की धमकी दी है। विभिन्न शहरों में फायरिंग से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। ट्रंप ने प्रत्येक गवर्नर को नेशनल गार्ड की पर्याप्त संख्या में तैनाती की सिफारिश करते हुए सड़कों पर हो रही हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हर किसी को चेतावनी दी जा रही है कि 7 बजे तक कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। जो लोग निर्दोष लोगों पर अत्याचार करेंगे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्पेन में थमा मौतों का सिलसिला, संक्रमण में कमी। पश्चिमी यूरोप में संक्रमण धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान स्पेन में एक भी व्यक्ति की मौत न होने का समाचार है। हालांकि संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में यह संख्या 96 थी। इटली में भी लगातार कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। हालांकि रूस और पूर्वोत्तर यूरोप में हालात अभी भी खराब है और इस पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता व्यक्त की है। डब्ल्यूएचओ की प्रवक्ता मार्केट हैरिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिमी यूरोप में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि रूस और पूर्वी यूरोप के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। रूस में संक्रमितों की संख्या 4,23,741 है। चीन में कोरोना से एक डॉक्टर की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। न्यूज़ वेबसाइट द पेपर के मुताबिक हु बिफेंग की मौत पर समाचार मंगलवार सुबह मिला है। सिंगापुर में 75% अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया है। फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में कामकाज शुरू हो गया है। अमेरिका में हुई एक नई रिसर्च से पता चला है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोरोना वायरस को फैलने से कारगर तरीके से रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बचाव में N95 मास्क सबसे कारगर साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़ है, मूडीज की रेटिंग से भारतीय बाजारों पर असर नहीं। लॉकडाउन से बेअसर कृषि क्षेत्र से बड़ी उम्मीदें, और मोबाइल फोन निर्माण में भारत बनेगा नंबर 1, ये बोला है रविशंकर प्रसाद ने। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। मूडीज की तरफ से भारत की रेटिंग कम करने को भारतीय बाजारों ने कोई अहमियत नहीं दी है। कल मूडीज ने भारत की रैंकिंग Baa2 से Baa3 कर दिया था। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार से लेकर मुद्रा बाजार और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी साफ झलक दिखी है।
इस बेफिक्री की वजह भी साफ है। सोमवार को भारत की रेटिंग कम करने से पहले इस साल मार्च से अब तक मूडीज 20 अन्य देशों की रेटिंग भी कम कर चुकी है। इनमें से कई देशों की वित्तीय बुनियादी मजबूत है, फिर भी मूडीज ने उनकी रेटिंग को गिराया है। भारत के मामले में भी स्थिति सबसे ज़्यादा अलग नहीं है। एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट के मुताबिक निकारागुआ, हांगकांग और बोत्सवाना का चालू खाता सकारात्मक है। वहीं जाम्बिया और इथोपिया की वित्तीय बुनियादी भी काफ़ी बेहतर है। फिर भी इन देशों की रेटिंग्स को मूडीज ने पिछले महीने कम कर दिया है। कई बार मूडीज ने किसी देश की वित्तीय हालात में गिरावट के बावजूद उस देश की रेटिंग में बढ़ोतरी की है। 1999 में मलेशिया के साथ तो 2003 में इंडोनेशिया के साथ ऐसा ही किया गया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस देश की रेटिंग मूडीज से ने कम की है, उस देश की अर्थव्यवस्था ने अचानक से काफ़ी तेज गति और विकास हासिल की है। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार एसके घोष के मुताबिक सॉवरेन एक्सटर्नल कर्ज कुल बाहरी कर्ज का लगभग 20% है और भारत के पास फिलहाल किसी भी कर्ज को चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। उनका मानना है कि मूडीज की तरफ से रेटिंग कम करने से भारतीय विनिमय दर पर या भारतीय विदेशी बॉन्ड पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, लॉकडाउन से बेअसर कृषि क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें। अच्छे मानसून के पूर्वानुमान और समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने के चलते इस वर्ष खरीफ सीजन के शानदार रहने की संभावना है। मौसम और सरकार का रुख भांप कर ही किसानों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के चलते खरीफ सीजन शुरू होने के पहले ही किसानों ने फर्टिलाइजर खरीदने के नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके मद्देनजर कृषि क्षेत्र से उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई हैं। कृषि मंत्रालय ने भी खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 15 करोड़ टन रखा है, जो पिछले साल से अधिक है। कृषि आयुक्त डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा के मुताबिक ताजा स्थितियों को देखते हुए इस वर्ष खरीफ सीजन में रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा कि रबी सीजन में उत्पादकता आधारित वृद्धि हुई है, बुआई का रकबा नहीं बढ़ा है। खरीफ सीजन में इसके और भी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खरीफ सीजन में उत्पादन का बड़ा दारोमदार मानसून की बारिश पर होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी के जारी आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र की विकास दर जनवरी से मार्च 2020 के दौरान 6% के आसपास रही है। यह अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक साबित हो सकती है, जबकि कृषि क्षेत्र साल दर साल 3.6% अथवा इसके नीचे की वृद्धि दर पर ही झूलता रहता है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन निर्माण में भारत बनेगा नंबर 1। यह स्टेटमेंट दिया है रविशंकर प्रसाद द्वारा। मोबाइल फोन देश का पहला चैंपियन सेक्टर बनने जा रहा है। मंगलवार को आईटी व इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए 3 स्कीम की शुरुआत की है। सरकार ने कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जिनके निर्माण में भारत चैंपियन बनना चाहता है। मोबाइल फोन उनमें से एक है। मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशनल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम की शुरुआत की गई है। इन तीनों स्कीमों के लिए सरकार 2025 तक 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन स्कीम की बदौलत अगले 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। वहीं 5 लाख प्रत्यक्ष तो 15 लाख परोक्ष रोजगार की संभावना जताई जाती है। तीनों स्कीमें मंगलवार से लागू हो गई हैं। प्रसाद ने बताया कि मोबाइल फोन निर्माण में भारत फिलहाल दूसरे स्थान पर है। भारत को मोबाइल फोन निर्माण में पहला स्थान दिलाने के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 5 वैश्विक कंपनियों को 5 राष्ट्रीय कंपनियों का चयन किया जाएगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, विदेश नीति को धार देने की जरूरत।
चीन की बदनीयती का जवाब देने के साथ ही भारत सरकार को अपनी अफगान नीति पर भी नए सिरे से विचार करने की दरकार है, क्योंकि चीन जिस तरीके से भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है और अपनी सैन्य ताकत बार बार दिखाता है, उन सबके मद्देनजर भारत को अपनी विदेश नीति को फिर से और सुदृढ़ बनाने की जरूरत होगी। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा आत्मनिर्भरता हासिल करने का मंत्र। हम न सिर्फ स्वदेशी उत्पाद खरीदें बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करें, ताकि हमारे स्थानीय ब्रांड वैश्विक उपस्थिति दर्ज कर सकें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, भाजपा की सरकार आई है, उसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी के तहत आत्मनिर्भर बनने का ये और भी अच्छा अवसर है जब कोरोना वायरस से विदेशों से सामान का आयात रुक गया है। तो इसी पर लिखा गया ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है GCMMF अमूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर RS सोडी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है अमेरिका के हालात। जिस तरीके से अश्वेत की मौत के बाद अमेरिका में हालात काफ़ी हिंसा फैली हुई है, वहाँ पर कई लोगों घायल हुए हैं, अब तो हिंसा कई प्रांतों में फैल गई है, तो उसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा और क्या उसका और प्रभाव पड़ेगा, इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है विदेश नीति को धार देने की जरूरत। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन की आक्रामकता जारी है। वह हांगकांग, ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर में भी बदनीयती दिखा रहा है। यह अच्छी बात है कि मौजूदा गतिरोध पर भारत और चीन सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि हालिया तनाव चीन की करतूतों का ही परिणाम है। समूचे एशिया, दक्षिण एशिया में चीनी आक्रामकता की धमक सुनी जा सकती है। अमेरिका अफगानिस्तान में अपना दायरा घटा रहा है। ऐसे में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह वहां लगातार बढ़ते चीनी हितों की थाह ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दर्शाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी अफगान नीति एकदम सफल है। यह बहुत ही हद तक इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ समझौता किस तरह परवान चढ़ता है। इस समझौते में अमेरिकी सैनिकों की वापसी का प्रावधान है, जिसमें ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश बुलाना चाहते हैं। यदि बातचीत शुरू भी होती है तो यह शांति और स्थायित्व की गारंटी नहीं होगी। अफगानिस्तान कई वर्षों से उथल-पुथल का शिकार है। पाक लगातार उसके आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। आतंकवाद और चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा ने अफगान समाज के कुछ वर्गों में पैठ बना ली है। चीन भी वहां अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में है। अफगान परिदृश्य में तालिबान का उभार 1994 में हुआ था। उसे पाक की पूरी सह मिली हुई थी। पाक और अल कायदा की मदद से अगले 5 वर्षों में उसने अफगानिस्तान के 90% हिस्से को कब्जा लिया। तब ईरान और रूस के साथ मिलकर भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया था। उसने तालिबान विरोधी समूहों के नेता अहमद शाह महमूद को समर्थन दिया। शेष विश्व में भी तब तालिबान को तवज्जो नहीं दी। केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE से ही सबसे उन्हें उम्मीदें हैं या मान्यता मिली है। आज दुनिया के तमाम देशों ने 1990 के दशक की तुलना में अपनी अफगान नीति की दिशा पूरी तरह बदल दी है। हिंसक और कट्टर इस्लामिक सोच के बावजूद तालिबान को आज कूटनीतिक मान्यता मिल रही है। 7 हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा अफगान मामले पर बुलाई बैठक में चीन, अमेरिका, रूस और अफगान सरकार को आमंत्रित किया गया है। बीते 18 वर्षों से अफगानिस्तान में भारी मदद के बावजूद भारत को इसमें नहीं बुलाया गया। तालिबान से वार्ता का फैसला भारत को किसी के निर्देश के बजाय स्वयं ही करना चाहिए और इसमें भारत को विकल्प खोलने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान अब अफगान के इतर पक्षों के साथ वार्ता के नए दौर में शामिल हो रहा है। इसमें तालिबान सबसे अहम पक्ष है। ऐसे में यदि भारत उससे संपर्क नहीं करेगा तो अपने कूटनीतिक विकल्पों को सीमित कर देगा। बातचीत का अर्थ यह भी नहीं है कि इससे तालिबानी विचारधारा या पाक से उसकी नज़दीकी को भी स्वीकृति मिल जाएगी।
इसका यह अर्थ नहीं है कि इस दूरभी संधि को लेकर भारत की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, आत्मनिर्भरता हासिल करने का मंत्र। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को दिए गए अपने संबोधन में देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनने का सुझाव दिया है। इसके बाद भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से उनका क्या आशय है। हमारे आसपास के कई लोगों ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विचार की हंसी उड़ाई है, लेकिन मेरा मानना है कि यह लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। बीते 5 दशकों में जनसंख्या में 2.5 गुना यानी 2.5 गुना वृद्धि होने के बावजूद आज प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 400 ग्राम है। इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि श्वेत क्रांति ने 10 करोड़ परिवारों को स्वतंत्र उद्यमी बनने और सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाया है। यह एक सवाल उठ सकता है कि आज आप श्वेत क्रांति जैसे एक और क्रांति का सृजन कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर भारत के तीनों स्तंभों राजनीतिक नेतृत्व, हितधारकों और नीति निर्माताओं को मजबूत करने में निहित है। नीति निर्माता और राजनीतिक नेतृत्व पहले से ही रोड मैप के साथ आगे आ गए हैं और प्राथमिकताएं तय करके हालात को चुनौती दे रहे हैं। एक नज़र उन उद्यमों के उदाहरणों पर डालें जिन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया है। लोकल फॉर ग्लोबल। हमें न सिर्फ विदेशी उत्पाद खरीदने बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना चाहिए। यही मंत्र हमारे स्थानीय ब्रांड के लिए वैश्विक उपस्थिति के महत्व के सामने लाएगा। हाल ही में दुबई यात्रा के दौरान विश्व प्रसिद्ध आतिथ्य सत्कार श्रृंखलाओं की तुलना में द ताज और ओबेरॉय को चुना गया। अन्य होटल द ताज और ओबेरॉय की तुलना में बहुत सस्ते थे, लेकिन भारत में उनके साथ मेरे पिछले अनुभवों, उनकी प्रीमियम गुणवत्ता सेवाओं में मेरे विश्वास ने मुझे उन्हें चुनने के लिए प्रेरित किया। जब हम अपने ब्रांड के साथ वैश्विक स्तर पर काम करते हैं तो अन्य देश भी भारत की मांग का लाभ उठाने के लिए इसी तरह से रणनीति बनाते हैं। इस स्पर्धा से लड़ने के लिए भारतीय ब्रांड को बेहतर उत्पाद और उत्तम सेवाओं के रूप में एक काउंटर रणनीति सुनिश्चित करनी होगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, यानी आर्टिकल पर। अमेरिका के हालात। जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस के हाथों मौत के बाद अमेरिका में जो हालात बने थे विश्व समुदाय को भी चिंतित करने वाले हैं। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाले अमेरिका के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से दो चार हुए उसके शहर अब कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के हालात उसकी प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाने और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाले हैं। यदि पुलिस की बर्बरता के विरोध में अमेरिका और भिन्न शहर में उग्र प्रदर्शन के साथ हिंसा का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता ही दिख रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। जब उन्हें अश्वेत समुदाय की भावनाओं को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, तब उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भड़काने वाले बयान दिए हैं। इससे माहौल बिगड़ा है और करीब करीब पूरा अमेरिका हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का रवैया सही नहीं है। इससे वहां की कायदे से अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने उन पुलिस कर्मियों से कुछ सीख लेनी चाहिए जिन्होंने अश्वेत समुदाय से माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझना चाहिए कि उनके शासनकाल में श्वेत चरमपंथियों की सक्रियता और साथ ही उनका दुस्साहस बढ़ा है। ट्रंप को इस पर लगाम लगानी ही होगी, अन्यथा अमेरिका में नस्ली भेदभाव की समस्या गहराने के साथ ही सामाजिक खाई भी बढ़ेगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी जुलाई में। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड
ने मंगलवार को घोषणा की है कि जुलाई से उनके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक बार फिर से बहाल होने जा रहा है। हालांकि इस सीरीज के कार्यक्रम के लिए उसे अभी ब्रिटिश सरकार से मंजूरी का इंतजार है। ईसीबी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इंग्लिश टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज का अपने घर पर आगाज करेगी। कोविड-19 के बाद यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी। इसके लिए किसी सरकार ने मंजूरी दे दी है और ईसीबी ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया है कि यह सीरीज बंद दरवाजों के पीछे यानी बगैर दर्शकों के ही आयोजित होगी। तो ये आज का यानी 3 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।